हरिः ओं मंगलमूर्ते नमः। ओं गणाधिपतये नमः। यदपादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर पुनः आज सभी आप विद्वज्जनों का, सभी श्रोता बंधुओं का एवं समस्त विद्यार्थी जनों का पुनः एक बार स्वागत है। विगत कई दिनों से बृहज्जातकम ग्रंथ आचार्य वराहमिहिर रचित ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ पर चर्चा चल रही है। अभी कल राजयोगाध्याय के अंतर्गत 4 श्लोकों पर चर्चा हुई, जिसमें राजयोग उच्च ग्रहों के द्वारा पहले 32 प्रकार के, फिर 22 प्रकार के और पुनः 5 प्रकार के राजयोगों की चर्चा हुई। आगे और राजयोग कैसे हैं इन पर चर्चा करते हुए कल जो कुछ प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वारिधि सिंह ने प्रश्न किया है कि जब ये तय है कि किसी भी प्रकार ये 4 ग्रह जो उच्च के कहे गए ये अपने चर राशि में ही तो उच्च के होते हैं, तो जब इसमें से एक लग्न में आएगा तो बाकी तो लग्न केंद्र में सब हो ही जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। क्योंकि जब चारों का चर लग्न में, चर राशि में ही उनका उच्च स्थान है, तो स्वाभाविक है कि अगर मेष का होगा, एक ग्रह मेष लग्न हो जाए तो 7वां तो तुला पड़ेगा, चौथा कर्क पड़ेगा और 10वां मकर पड़ेगा। तो अब ये कहने की क्या आवश्यकता है जो कहा कि बाकी ग्रह कहीं भी हो, तो बाकी ग्रह कहीं से अभिप्राय वहाँ सिर्फ इतना है, वो कहने के अपने ढंग होते हैं। आचार्य जो कहते हैं या कोई भी कहता है तो बोलने की कला भी होती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं भी चले जाएं, माने 12 स्थान से बाहर भी चले जाएं, ये तो हो नहीं सकता। होंगे तो उन्हीं 12 स्थानों में। तो जब कह दिया कि वो कथितैक लगने माने एक लग्न में आ जाए तो बाकी अन्यत्र हो जाए। अन्यत्र से अभिप्राय यही है कि जो और अन्य स्थान है उन स्थानों में हो। तो यद्यपि ये बात सही है कि सब केंद्र में ही रहेंगे, पर और अपने अपने केंद्र में हो ऐसा भी नहीं कह सकते। अपने अपने उच्च के होकर केंद्रों में हो ये कहें, अथवा ये कहें कि अन्यत्र हो। तो अन्यत्र हो माने अगर उच्च के हैं तो स्वाभाविक है केंद्र में ही रहेंगे। पुनः भट्टाचार्य जी ने कहा कि अयम, अब भट्टाचार्य जी का ये पहला प्रश्न है। एक प्रश्न तो उन्होंने बस उसी में समाधान दिया था कि अगर शुभ ग्रह उच्च के होंगे तो क्रूर ग्रह है तो वो क्रूरमति का राजा होगा, शुभ ग्रह होंगे तो। ये बात कल हमने चर्चा में की थी, संभव है कि चर्चा हो रही हो तो उसी समय उन्होंने लिखा होगा। दूसरी बात कहा है कि अयम राजयोग किम यावत जीवम तिष्ठति, क्या ये जो राजयोग कहे गए हैं तो जब तक जीवन रहेगा तब तक के राजयोग उसको प्राप्त होते रहेंगे। उत अथवा निर्दिष्ट ग्रह भोग कालावधि भवति, ग्रहों की कुछ निर्दिष्ट कालावधि है जहाँ तक उसको राज सुख प्राप्त होगा। तो इस विषय में भी कहना यही है कि अभी आचार्य आगे बताएंगे कि कौन राजयोग कब प्रभावी होगा, और कोई राजयोग ऐसे भी हैं जो विफल भी कर जाएंगे। तो इसको अभी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें 22 श्लोक हैं, अभी 4 श्लोकों पर ही चर्चा हुई है। तो ये बात आगे आएगी जहां उन्होंने कहा है कि कर्म लग्न युक्त पाक दशायाम राज्य लब्धि अथवा प्रबलस्य, तो ये बताएंगे कि प्रबल ग्रह की स्थिति में अथवा जो ग्रह राज योग दे रहा है अपनी दशा अंतरदशा में उपलब्ध कराएगा। और कब विफल भी हो जाएगा, उन्होंने ही कहा है कि शत्रु नीच गृह यात दशायाम छिद्र संशय दशा परिकल्प्या, वो अपने नीच का है, शत्रु का है, अथवा अन्य प्रकार से निर्बल हो चुका है, तब वह छिद्र संशय माने राजयोग को छीन भी लेगा
और उसमें कहीं न कहीं से न्यूनता आ जाएगी, ये परिकल्प्या, ये बात आगे श्लोकों में आएगा। और अन्य आचार्यों ने भी कहा कि सदैव राजयोग तो कभी सर्वथा पूरे जीवन भर यावत जीवन किसी को प्राप्त हुआ है संभव नहीं है। वो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता है जहाँ कहा कि देवों की भी चिरकाल नहीं चलती है, दुर्वृत्त दानवों की भी यहाँ फलती है। तो देवताओं की भी जब चिरकाल नहीं चलती, वह भी सिंहासन से उतार दिए जाते हैं। असुर लोग कभी स्वर्ग का राज्य करने लगते हैं, कभी असुरों को भी भगा दिया जाता है। तो जब उनकी नहीं चलती तो मनुष्य की भी तो एक सीमा तक ही है, और वो कब प्राप्त होगी इसके लिए दशा आदि देखना पड़ेगा कि वो दशा प्राप्त भी हो रही कि नहीं हो रही है। राजयोग है, दशा प्राप्त नहीं हुई, तो कुछ तो ऐसे हैं जो अंतर दशाओं में प्राप्त हो जाता है। अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि क्वचित क्वचित भाग्य परिच्युतः सन, कहीं कहीं जो है वो भाग्य से च्युत हो जाना पड़ेगा, और पुनः पुनः सर्वमुपैति भाग्यम, फिर कभी कभी वो अपनी भाग्य दशा में भाग्य को प्राप्त करेगा। तो ये सब अभी उल्लेख आगे आएंगे, और जो बात छूटेगी फिर अंत में हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उन बातों को भी उसमें ग्रहित कर लिया जाए। आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने कहा कि जब सारे राजयोग उच्च ग्रहों से यहाँ बनाया है आचार्य बराहमिहिर ने, यदि उच्च का ग्रह नमांश में नीच का हो जाए अथवा क्रूर षष्ठंश आदि में पड़ जाए, तब यह राजयोग भंग होगा। क्योंकि सर्वार्थ चिंतामणिकार ने कहा है, उन्होंने ये बात कोट भी किया। कहते हैं उच्च स्थितिर नीच वियुक्त भागई, क्रूरादि षष्ठंश विहीन भागई। ये सर्वार्थ चिंतामणि का श्लोक है, राजयोगाध्याय का दूसरा ही श्लोक है, जिसमें वेंकटेश शर्मा ने ये बात कही। और वो इसकी एक लाइन जो ऊपर से है, माने उसकी अर्धाली उसको छोड़ दिया है आचार्य जी ने। वो कहते हैं कि कुंभे विलग्ने भृगुनंदने वा सोच स्थिते भूमिपतिश्चतुर्भी, उन्हीं से चतुर्भी जो चार ग्रह हैं उच्च भी अपने उच्च में हों, तब क्या करेंगे। और कुंभ विलग्ने भृगुनंदने, कुंभ लग्न में भृगुनंदन माने शुक्र हो। तो ऐसी स्थिति में जब उच्च में स्थित रहेंगे तो फल रहेगा, लेकिन नीचे वियुक्त भागई, नीच राशि में चले जाएं, या क्रूरादि षष्ठंश विहीन भागई, क्रूर ग्रहों के षष्ठंश में, माने जो बलाबल देखेंगे उनमें अगर क्रूर ग्रहों के राशि में गए तो अपने दिए गए राजयोग को छीनेंगे। ये बात तो ठीक है। तो अभी जो ये प्रश्न आपने किया है, इसका भी उत्तर कुछ न कुछ आगे आएगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नहीं, ये जो ग्रह के फल बताए जा रहे हैं ये उच्चादि ग्रहों से अभी बताया। अब आगे बिना उच्च के भी जो ग्रह उच्च के नहीं हैं, नवांश में तो अभी कह ही दिया वर्गोत्तम गते लगने, और इसके बाद और भी सामान्य स्थितियों में भी राजयोग बताएंगे। फिर ये चर्चा करेंगे कि कहाँ जो है ग्रह राजयोग देगा और कहाँ विफल हो जाएगा। आपने एक प्रश्न और किया कि जैमिनी और पाराशर में कारकांश आत्मकारक को बहुत महत्व दिया है। हाँ, ये बात ठीक ही है, कारकांश का महत्व तो है भी। और आपने कहा कि तब राजयोग बनाने में इनका महत्वपूर्ण जब भूमिका है तो इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। चर्चा मैं समझता हूँ कि पहले ये अध्याय पूर्ण जब हो जाए, आचार्य बराहमिहिर की कितनी मान्यता है, इनका क्या कहना है इस संदर्भ में, इनके पूरे मतों को समझ लिया जाए। फिर केवल जैमिनी या पाराशर को ही नहीं, अन्य जो ग्रंथों में जहाँ जिक्र आई है राजयोग की चर्चाएं हैं, उन सब को लेकर के थोड़ी थोड़ी बात की जाएगी। यद्यपि हम लोग बृहद जातकम ग्रंथ को ही यहाँ महत्व दे रहे हैं, उसी ग्रंथ का पारायण चल रहा है, इसलिए सबको अगर समेटा जाए तो वाकई बहुत समय लगेगा और ग्रंथ फिर और दुरू होता चला जाएगा। लेकिन मूल चीज़ें जहाँ चर्चा की जानी चाहिए, जहाँ आवश्यक है, उसको जरूर कहेंगे। अभी ये श्लोक चूँकि 22 है तो आज नहीं, ये कल समापन जब हो जाएगा तब उसके बाद जो शेष समय बचेगा उसमें पाराशर आदि के कार्यकांश को भी ले लेंगे। हाँ, पाराशर ने जो कार्यकांश की चर्चा किया या जैमिनी ने भी किया, जैमिनी ने सबसे पहले ही ये बात कही है कारक को। और कारक जो ग्रह हैं
उसमें आत्मकारक अमात्य कारक और जो आत्मज कारक भी है, पुत्र कारक जिसको कहेंगे। तो आत्म कारक और पुत्र कारक की महत्ता तो बहुत अधिक है, लेकिन जो अमात्य आदि कारक हैं इनके द्वारा जो राज्य योग प्राप्त होता है वो पूरा राजयोग नहीं होता, बल्कि राजा के यहाँ जो सेनापति आदि होते हैं, मंत्री आदि होते हैं, वह अमात्य के द्वारा प्राप्त होता है। ये कैसे होता है इस पर भी आज तो विस्तार से नहीं, अभी श्लोक आगे बढ़ा लिया जाए, फिर कल इस पर चर्चा कर लेंगे। और एक और योग होता है, आगे हो सकता है याद ना आवे, वो रेखा योग कहते हैं। रेखा योग जो मिलता है ये भी राजयोग ही है एक प्रकार का, लेकिन यह राजयोग ठीक वैसे है जैसे कोई वर्तमान में राजाओं के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ कह लीजिए, प्रधानमंत्री के यहाँ कह लीजिए, राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का ड्राइवर भी होगा, गाड़ी चलाने वाला, वहाँ उनको उनके सलाहकार पीए आदि होंगे, तो सबका भोजन तो एक जैसा होगा। उसी गाड़ी में राष्ट्रपति चलेगा, वह भी चलेगा, ये भी राजयोग है। लेकिन वह व्यक्ति भले उस आवास का सुख उठावे, भोजन का भी सुख उठावे, उसी वाहन में चले, लेकिन वह राजयोग रेखा योग है। माने वह स्वयं से राजयोगी नहीं है, किसी के माध्यम से उसको राज सुख प्राप्त हो रहा है। ये बात भी रेखा योग के माध्यम से आचार्यों ने कही है। और ये प्रश्न बाद में आएगा, अभी जब नाभस आदि योग भी हम लोग पढ़ लेंगे। नाभस योगों में कई चर्चाएं आएंगी, फिर दिग्ग्रह तिग्रह आदि योगों का फल आएगा और उनमें ये प्रसंग सब आएंगे, तो वहाँ से देखा जाएगा। यदि कुछ छूटता है तो आप लोग जरूर ध्यान दिलाएंगे। कल हम थोड़ा कार्यकांश पर भी चर्चा करेंगे। आज ये जो प्रश्न आए इतने ही प्रश्न हैं। इसमें एक बात और कहें कि नीच भंग राजयोग भी होता है। अगर कोई ग्रह नीच का हो गया तो एक ढंग से वो राजयोग तो भंग किया, लेकिन अगर उसका नीचत्व भी भंग हो गया, जैसे नीच स्थिता जन्मनि ये ग्रहोच्चा, नीच स्थिता जन्मनि ये ग्रहेंद्रा, सोच स्थिता राज्य समान भागा। अब वो अपने उच्च अंश में हो जाए तो राज्य सुख दे देते हैं। जो नीच के ग्रह हैं, नीच राशि के, अगर वो उच्च नवांश में तो राज्य सुख दे देंगे। अगर वही उच्च के ग्रह नीच नवांश में हो गए तो राज्य भंग कर देंगे। लेकिन जो नीच भंग स्थिति है वो दूसरी होती है। माने नीचत्व यदि भंग हो गया तो वह भी राजा योग कर देगा। नीच स्थिता जन्मनि ये ग्रह स्यात्, सोच स्थिता राज्य समान भागा। ये तो एक बात हुई। और वो तद नीच स्थिता जन्मनि ये ग्रह स्यात् तद्राशि नाथोपि तदुच्च नाथ, सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती, राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। तो नीच में जाने वाले ग्रह का अगर नीचत्व भंग हो जाए तब भी राजयोग दूसरे ढंग से मिलेगा। अथवा नीच का ग्रह उच्च नवांश में हो तो राजसुख प्राप्त करेगा, उच्च का ग्रह नीच नवांश में चला गया तो राजभंग होगा। ये सब बातें अभी आगे नाभस आदि योगों में आएंगी और अभी बराहमेर के इसी अध्याय में भी हो सकता है थोड़ी चर्चा आगे मिलेगी, तो उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। आज का प्रसंग बस यहीं तक, प्रश्नों का उत्तर। अब हम लोग श्लोकों पर आते हैं। जो कल 4 श्लोक हो गया था, 5वें श्लोक पर आज पुनः ध्यान दें। 5वां कुजे तुंगेर केंदोर धनुषि यम लगने च कुपति, पतिर्भूमे शान्यः क्षितिसुत विलग्ने सससिनी, सचंद्रे सौरेस्ते सुरपति गुरौ चाप धरेगे, सुतुंगस्थे भाना उदय मुपजाते क्षितिपति। ये भी शिखरणी छंद में ही कहा है। शिखरणी छंद में यहाँ 4-5 श्लोकों को आचार्य ने बताया। ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के ये राजयोग और बनते हैं। वो कैसे 3 प्रकार के राजयोग हैं इसको देखें। कुजे तुंगे, कुज माने मंगल, तुंग का हो, तुंग माने अपने उच्च स्थान में हो। अर्केंदोर धनुषि, अर्क माने सूर्य और इंदो माने चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा दोनों धनुषि, धनुष माने धनु राशि के हों, धनु राशि के होकर सूर्य चंद्रमा बैठे हों। और कुजे तुंगे, और मंगल जो है अपने उच्च माने मकर राशि का होकर हो। तथा यम लग्ने च कुपति ही, यम लगने, लग्न में शनि हो, शनि का लग्न हो, और शनि लग्न में हो, मंगल मकर का हो और धनु का हो जाए सूर्य और चंद्रमा। तो इसका अर्थ है
कि मंगल के साथ तो है नहीं वो शनि, तो कुंभ लग्न हो जाए, कुंभ लग्न में शनि हो और उच्च का मकर होगा, उसमें हो जाए मंगल, लाभ स्थान में धनु राशि पड़ जाएगी, तो धनु के हो जाए सूर्य और चंद्रमा। तो कुपति ही कुपति होता है, कुपति का तो एक अर्थ दुष्टपति होता है, लेकिन यहाँ कुपति माने कु माने पृथ्वी, पृथ्वी का पति होता है माने राजा होता है। ऐसी स्थिति में भी राजयोग है। वो राजयोग कैसे हुआ? शनि हो गया लग्न में, मंगल हो गया उच्च का, और अर्क इंदु धनुष के हो गए, धनु राशि के अर्क माने सूर्य और चंद्रमा। तब ऐसी स्थिति में राजयोग एक हो गया। पुनः पतिर्भूमेश्चान्य, हाँ अन्य पतिर्भूमे, एक दूसरा भी योग बनेगा जिसमें भूमे पति है, वो राजयोग माने भूमि का पति और योग होगा। माने दूसरा राजयोग कैसे होगा? क्षितिसुत विलग्ने, क्षितिसुत माने मंगल, विलग्न माने लग्न में हो, और शशिनी चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा के साथ शशिनी विलग्ने क्षितिसुतः, लग्न में मंगल चंद्रमा के साथ स्थित हो तो पतिर्भूमेश्चान्यः, ये दूसरा भी एक राजयोग बना। वहाँ तो कुजे तुंगे कहा था, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने उच्च का हो, बस मंगल लग्न में चंद्रमा के साथ हो जाए, और ये बात रहेगी कि वहाँ तो अर्केंदो था, यहाँ अब चूंकि चंद्रमा के साथ मंगल हुआ तो शेष बातें वहीं रहनी चाहिए, बस चंद्रमा मंगल के साथ हो जाए, सूर्य धनु का बना ही रहे, और यम लग्ने च कुपते, यम लग्न माने शनि लग्न का हो। तब ऐसी स्थिति में पतिर्भूमेश्चान्य, अन्य भूमेर पति, ये दूसरा राजयोग होगा। सचंद्रे सौरेस्ते, सौरे शनि, सचंद्रे चंद्रमा के सहित, कहाँ हो? अस्ते, अस्त स्थान में, अस्त कहते हैं सप्तम स्थान को, उदय अगर लग्न है तो अस्त सप्तम है। तो सचंद्रे सौरेस्ते, चंद्रमा के सहित शनि लग्न स्थान नहीं अस्ते सप्तम स्थान में आ जाए। सुरपति गुरु चाप धरगे, सुरपति गुरु, सुरपति देवताओं के गुरु माने बृहस्पति, चाप धरगे, चाप माने धनु राशि में स्थित हो जाए। और स्वतुंगस्थे भानव, सूर्य अपने तुंग माने उच्च स्थान में आ जाए। तुंगस्थे भानव उदय मुप जाते क्षितिपति, उदय का अर्थ है लग्न, लग्न स्थान में उच्च का होकर सूर्य हो, माने मेष लग्न हो, उसमें सूर्य स्थित हो, वो भी उच्च में बना हो, और सुरपति गुरु चाप धरगे, बृहस्पति धनु राशि का हो, सचंद्रे सौरेस्ते, और सप्तम में चंद्रमा के साथ शनि हो, तो सप्तम तुला होगा, तुला में चंद्रमा भी आ जाएगा और शनि भी उच्च का हो गया, सूर्य लग्न में उच्च का हो गया, और धनु का हो गया गुरु नवम स्थान में। तो ऐसी स्थिति में उपजाते क्षितिपति ही, क्षितिपति माने राजा, क्षिति माने पृथ्वी, तो पृथ्वी का पति ऐसे योग में होता है। तो ये तीन प्रकार के राजयोगों की चर्चा कर दिया। एक राजयोग तो कहा कुजे तुंगेर केंदो, फिर से इसका अर्थ कर रहे हैं। पहला राजयोग होता है यमे लग्ने, लग्न में शनि हो, और कुजे तुंगे, मंगल अपने तुंग माने उच्च का हो, अर्केंदोर धनुषी, सूर्य और चंद्रमा धनु का हो, तो कुपति ही एक प्रकार का राजयोग होगा, माने कुपति माने राजा होगा। दूसरा पतिर्भूमेश्चान्य, एक दूसरा भी राजयोग भूमिपति का है, भूमिपति का, क्षितिसुत विलग्ने शशिनी, क्षितिसुत माने मंगल, शशिन माने चंद्रमा के साथ लग्न में आ जाए। अब यहाँ यम लग्ने नहीं रहेगा, शनि लग्न में नहीं होगा, बस अर्केन दो, अब इंदु तो शशिनी आ गया मंगल के साथ, तो अभी सूर्य धनु से, सूर्य धनु का बना रहे, सूर्य धनु का बना रहेगा, और भूमिपति मंगल के साथ चंद्रमा आ जाए तो ये दूसरा भी राजयोग होगा। और तीसरा सचंद्रे सौरेस्ते,
शनि के साथ चंद्रमा अस्त माने सप्तम स्थान में आ जाए, सुरुपति गुरु चाप धरगे और बृहस्पति धनु राशि के हो जाए। सुतुंगस्थे भानु, भानु सूर्य अपने उच्च स्थान में माने मेष के होकर के लग्न में उदय स्थान में आ जाएं तो क्षितिपति उपजाते। इस स्थिति में भी क्षितिपति माने राजयोग होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के राजयोग हो गए। तो पहले तो 5 प्रकार के इसके पहले वाले में बताया था, कुल 44 पहले हो चुके थे और 32 फिर 44 फिर 5 और बताया। अब जो है 3 प्रकार के राजयोग हो गए। यहाँ तक अभी 1-2 श्लोकों में और बताएंगे उच्च वाले ग्रहों को, लेकिन फिर उसके बाद सामान्य स्थिति में भी कैसे राजयोग होता है इसकी चर्चा करेंगे। ये बात जो आचार्य बराहमिहिर कह रहे हैं, ये इनसे पूर्व में कुछ मत तो आचार्य यवन के हैं, लेकिन अधिकांश मत बराहमिहिर का ये राजयोग के विषय में मांडव्य ऋषि का है। मांडव्य का जो श्लोकों को मांडव्य संहिता या मांडव्य जातकम उपलब्ध ग्रंथ नहीं है, ये लुप्त हो गया। होगा अवश्य, लेकिन अब इन सब ग्रंथों की खोज करनी चाहिए। तो उसमें ये जरूर प्रसंग आ चुका है, क्योंकि टीकाकार भट्टोत्पल ने मांडव्य के वचनों को बीच बीच में कोट कर दिया है, बता दिया कि यहाँ मांडव्य का ये कथन है जिसको आचार्य बराहमिहिर ने अपने भाव में कहा। अब देखें 6वां श्लोक, जिसमें ये भी मांडव्य के आधार पर ही कह रहे हैं। मांडव्य ने भी जो ये श्लोक अपना कहा है अपने ज्योतिष के ग्रंथ में, उसी को बना करके भाव बराहमिहिर ने 6वां श्लोक पढ़ा है। उनका भी शिखरणी छंद में था, ये भी शिखरणी छंद में ही कर रहे हैं। हमने कल कहा था कि शिखरणी छंद ये जैसे शिखर पर कोई धीरे धीरे चढ़ जाता है, वैसे ये क्रमशः ऊपर उठाता है और शिखर तक ध्वनि आती है। संभवतः इसीलिए इसको शिखरणी कहा है। और शिखरणी का अर्थ पर्वत की चोटी ही है। शिखर कहा, कल चर्चा किया था कि हमारे यहाँ एक आचार्य दीक्षित जी हुए, बड़े अच्छे विद्वान, उनका स्वर लय और छंद के उच्चारण की ऐसी अद्भुत कला मैंने और किसी में नहीं देखी। तो वो जब शिखरणी छंद पढ़ते थे तो वो पूरा वातावरण शिखरणी छंद में ही बराहमिहिर कह रहे हैं। ये देखें 6वां श्लोक में, वृषेशेन्दौ लग्ने सवृत्ति गुरु तीक्षांसु तनयै सुहृज्यायाखस्तेर्भवति नियमान् मानवपतिः मृगे मंदे लग्ने सहज रिपुधर्मव्ययगतै शशांकाद्यै ख्यातः पृथ्वीगुण यशा पुंगवपतिः। करें वृषेशेन्दौ लग्ने, वृष राशि में इंदौ, स इंदौ, इंदु के सहित चंद्रमा के सहित वृषे लग्ने, वृष लग्न हो। वृष लग्न में चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा का उच्च स्थान वृष है, इसलिए वृष लग्न में चंद्रमा हो। और सवृति गुरु तीक्ष्णांशु तनयै, सवृति माने सूर्य, और कौन आ जाए, सवृति गुरु तीक्ष्णांशु तनयै माने सवित्री सूर्य आ जाए सुरहित चौथे। अब वृष लग्न के बाद चंद्रमा हो गया तो वृष मिथुन कर्क सिंह, सिंह के सूर्य आ जाए, सवृति कहाँ, सुहृद चौथे। और जाया गुरु, गुरु आ जाए सप्तम में, तो वृष से सप्तम वृश्चिक, वृश्चिक में आ जाएंगे बृहस्पति। फिर कहा कि तीक्षांशु तनय का अर्थ है शनि, तो शनि कहाँ हो, शनि की स्थिति हो खस्थई दशम में। तो वृष लग्न है तो कुंभ आएगा, कुंभ मीन मेष, हाँ कुंभ में हो जाए कौन, शनि। तो नियमान मानवपति है, नियम नियम का पालन करने वाला, अथवा संयमित, मानवपति माने राजा होगा। एक राजयोग तो ये हो गया एक प्रकार का। क्या है, वृषेशेन्दौ लग्ने, वृष लग्न हो और चंद्रमा के सहित तो लग्न हो, चंद्रमा बैठा हो। सवृति गुरु तीक्ष्णांशु तनये सुरहित जाया खस्थेर, जिसमें से सूर्य चतुर्थ में सुरहित में और गुरु जाया में माने सप्तम में, तीक्ष्णांशु तनय माने शनि खस्थई दशम में हो
तब क्या होगा, नियमान मानव पतिर्भवति, नियमानुसार अथवा स्वभावतः मानवपति माने राजा होता है, एक राजयोग। अब दूसरा कर है मृगे मंदे लग्ने, लग्न है मृग का, मृग माने मकर। अब मृग का अर्थ तो यद्यपि पशु होता है या हिरण होता है, मृग हिरण को ही कहते हैं, पशुओं के लिए भी मृग शब्द ही आया, लेकिन मृग का अर्थ सर्वत्र मकर को ही लिया है। और जब मृगपति कहेंगे तब उसका अर्थ सिंह हो जाएगा। जब तक मृग कहेंगे तब तक तो मकर है, कहीं मृगपति भी शब्द आएगा, जैसे मृगपति वृष कन्या कर्कटस्थ ऐसा प्रयोग मिलेगा तो वहां मृगपति सिंह के लिए हो जाएगा, लेकिन मृग का अर्थ है मकर। तो मकर का क्या हो, मृगे मंदे, कहाँ हो, लगने, लग्न में, मकर लग्न हो और उसमें शनि बैठा हो। सहज रिपु धर्म व्ययगतई, अब सहज स्थान में तृतीय स्थान में, उसके बाद सहज रिपु छठे स्थान में, फिर धर्म नवम स्थान में, तथा व्यय चतुर्थ में क्रमशः बता दिया कि शशांक आद्य, शशांक आदि, शशांक माने चंद्रमा, आदि से अब चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति, क्योंकि चार क्रम कहा तो चारों में क्रमशः चंद्रमा आदि। तो चंद्रमा कहाँ हो, सहज में। पहले तो लग्न हो गया शनि का, और कौन लग्न है, मकर, मकर लग्न हो उसमें शनि बैठा हो, फिर क्या हो, सहज में शशांक हो जाए। तीसरे स्थान में मकर कुंभ मीन, मीन का हो गया चंद्रमा, फिर रिपु छठा, तो मीन मेष वृष मिथुन, मिथुन का हो जाए शशांक आद्य, शशांक के बाद मंगल, मंगल हो जाए, और फिर सहज रिपु धर्म नवम स्थान, तो नवम स्थान अगर मकर से गिने तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तो कन्या का कौन, और फिर उसके बाद धर्म व्यय, व्यय स्थान मृग के लिए धनु हो जाएगा, तो धनु में कौन आ जाए, गुरु आ जाए। ये क्रमशः शशांकाद्यय चंद्रमा मंगल बुध और बृहस्पति, सहज रिपु धर्म व्ययगतई, सहज स्थान में माने तृतीय में, रिपु छठे स्थान में, धर्म नवम स्थान में, तथा व्ययगतई व्यय स्थान में गए हों, लग्न मृग का हो मकर का, उसमें शनि बैठा हो, तब यह ऐसा राजा होता है। आप देखें इसमें कह रहे हैं ख्यातः पृथुगुण यशा पुंगवपति, पुंगवपति माने मनुष्यों का, बहुत सारे श्रेष्ठ मनुष्यों का क्या होगा, स्वामी। और कैसा रहेगा, पृथुगुण यशा, जिसके गुण और यश बहुत अधिक होंगे, तो पृथु माने विस्तृत, विस्तार सहित बहुत अधिक गुणों वाला, यश वाला राजा होगा, श्रेष्ठ राजा होगा। ये अर्थ तो स्पष्ट है, दो प्रकार के राजयोग कह दिया। एक बार फिर से ध्यान देते हुए फिर सातवें में चल रहे हैं, देख लें। वृषे सेंदौ लग्ने, वृष लग्न हो, उसमें इंदु चंद्रमा बैठा हो और वही लग्न हो, सवृति सूर्य, गुरु तीक्ष्णांशु तनय माने शनि, सुहृद माने सवृत्ति सुहृद में हो, चतुर्थ में सूर्य हो, और गुरु हो जाया सप्तम स्थान में, तथा तीक्ष्णांशु तनय माने शनि हो खस्थै, ख माने आकाश, दशम स्थान में स्थित हो, तो भवति नियमान मानवपति, मानवपति माने राजा होता है। एक राजयोग हो गया। फिर अब दूसरे राजयोग को बता रहे हैं कि मृगे मंदे लग्ने, मृगे का अर्थ होता है मकर, मकर लग्न हो, उसमें मंद माने शनि हो, कहाँ हो, लग्न, लग्न में। सहज रिपु धर्म व्ययगतई, सहज स्थान में चंद्रमा हो, उसके बाद रिपु स्थान में चंद्रमा के बाद मंगल हो, फिर धर्म स्थान में कौन होगा, मंगल बुध, बुध हो, फिर उसके बाद व्यय स्थान, तो व्यय स्थान में बृहस्पति हो। तो इन स्थिति में फिर ख्यातः पृथुगुण यशा पुंगवपति, ख्यात माने अत्यंत प्रसिद्ध, जिसके गुण बहुत अधिक हों, जिसके यश बहुत अधिक, बहुत विस्तृत यश और गुणों वाला, माने विश्वविख्यात एक ढंग से कहें, माने बहुत दूर तक जिसकी कीर्ति फैल रही हो, ऐसा राजा होगा।
ये हो गया छठा है श्लोक। अब सातवें में आइए, सातवां श्लोक है है सेन्दौ जीवे मृग मुख गते भूमि तनये सुतुंगस्थो लग्ने मृगुजस सिजावत्र नृपति सुतस्थो वक्रार्की गुरु ससिताश्चापि हिबुके बुधे कन्या लग्ने भवति नृपोन्योपि गुणवान। कर है सेन्दौ जीवे, है माने है कहते हैं घोड़े को। तो घोड़ा कौन राशि होती है? धनुराशि। धनुराशि घोड़ा क्यों है? क्योंकि उसको कहा है कि ना कि ऊपर से तो मनुष्य की आकृति, नीचे से घोड़े की। तो है सेन्दौ, सेन्दौ स इंदौ चंद्रमा कैसे हो? जीवे, जीवे सेन्दौ बृहस्पति के साथ चंद्रमा है का अर्थ है धनु में हो, धनु में चंद्रमा के सहित बृहस्पति हो। मृगमुख गते भूमि तनये, भूमि तनय माने मंगल, मृगमुख में गया हो। मृग माने मकर, पहले भी कहते आ रहे हैं, और मुख में गया हो। मृगमुख जब कहेंगे तो इसका अर्थ नहीं पूरे मकर राशि में हो, मकर राशि में। क्यों? क्योंकि मृग मुख कह रहे हैं। मुख जब कहा जाता है तो आरंभ में ही ये अर्थ हो जाता है। जैसे प्रदोषो रजनी मुखम, प्रदोष काल होता है रजनी का मुख, रात्रि का मुख। अब रात्रि का मुख प्रदोष काल है तो कोई संपूर्ण रात्रि अर्थ करे तो प्रदोष नहीं कहा जाएगा। यद्यपि रात्रि को भी प्रदोष भी कहते हैं, दोष या दोषा प्रदोष रात्रि को ही है, लेकिन प्रदोष जब काल निर्धारित करेंगे तो रात्रि के मुख भाग को। तो जब यहाँ कहा मृगमुख गते, इसका अर्थ है कि मृग का मकर का आरंभिक ही भाग है। कुछ लोगों ने 10 अंश माना है, माने प्रथम नरेश कारण, और कुछ लोगों ने कहा नहीं पूर्वार्ध पूरा 15 अंश तक मानिए। तो मृगमुख गते भूमि तनय, यहाँ आचार्य ने कुछ ये तो नहीं कहा कि कहाँ तक रहे, लेकिन कहाँ तक रहे? मृगमुख गते माने मृग मकर लग्न, मकर राशि के आरंभ तक, आरंभ में ही मंगल हो। और है सेन्दौ जीवे, यद्यपि मकर राशि में जब मंगल आता है तो उसका जो उच्चांश है, उच्च परमोच्च अंश, वो दिग्भिर गुणई अष्टयमई, अष्टयमई माने 28 अंश तक रहता है। तो 28 अंश तक है तब तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे मकर का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 2 भाग किया जाता है, एक को कहते हैं जल राशि हो जाती है, एक नर राशि बनी रहती है। तो एक द्विपद राशि और एक जलचर राशि, इसीलिए यहाँ मृगमुख ही राज में कह रहे हैं। तो भूमि तनय माने मंगल मकर के आरंभ में हो, और जीवे बृहस्पति सेन्दौ चंद्रमा के सहित है माने धनु का हो। सुतुंगस्थो लग्ने, और अपने उच्च में लग्न का होकर बैठा हो। कौन बैठा हो? इसको पहले ही कह दिया, मृगमुख गते भूमि तनये, मृग मुख में गया हुआ मंगल सुतुंगस्थो उच्च का होकर लग्न में स्थित हो। बृहस्पति धनुराशि में हो और मंगल मकर का हो, और सुतुंगस्थो लग्ने उच्च का होकर लग्न में स्थित हो। तो भृगुज ससिजावत्र नृपति, और भृगुज शुक्र और ससिज बुध, अत्र यहाँ। अच्छा, यहाँ ये कहा जा रहा है, वो 2 बात तो अलग हुई, माने है सेन्दौ जीवे चंद्रमा बृहस्पति के सहित धनु का हो, मृगमुख गते भूमि तनये, और मंगल मकर के आरंभ में हो। एक राजयोग तो इतने से हो गया। दूसरा बना रहे सुतुंगस्थौ लग्ने भृगुज ससिजौ अत्र नृपति, भृगुज माने शुक्र और ससिज माने बुध, ये दोनों अपने उच्च के हों। अब अपने उच्च के दोनों तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर शुक्र उच्च का होगा तो मीन में होगा, और अगर बुध उच्च का होगा तो कन्या में होगा। तो एक साथ अगर दोनों उच्च के होना चाहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मकर में अगर कन्या में अगर बुध हो जाए उच्च का, तो कन्या से सातवां स्थान मीन का है, इसमें शुक्र उच्च का नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्र बुध का अधिकतम दूरी तीसरी राशि हो सकती है। माने अगर लग्न में बुध हो, अंतिम अंशों में आ जाए,
तो ऐसी स्थिति में शुक्र चतुर्थ में आरंभ के बिंदुओं में, आरंभ के अंशों में हो सकता है। ये स्थितियां तो बनती हैं, लेकिन दोनों में अगर एक मीन का हो और दूसरा कन्या का तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ ये कहना ये चाह रहे हैं कि स्वतुंगस्थो लग्ने भृगुज ससिजौ, द्विवचनांत है, चाहे शुक्र या बुध, दोनों में से कोई एक ग्रह, दोनों नहीं, दोनों में दो राजयोग तो हो जाएंगे। तो अगर शुक्र उच्च का होकर लग्न में हो, एक राजयोग हो गया, अथवा बुध ही उच्च का होकर के अपने लग्न में हो तो ये दूसरा राजयोग हो जाएगा। यही अर्थ करना चाह रहे हैं। सुतुंगस्थो लग्ने, लग्न न कहा होता तब भी ये बात संभव नहीं होती, लेकिन लग्न में अपने उच्च का होकर के शुक्र हो जाए तो एक राजयोग, और अपने उच्च का होकर के बुध अगर लग्न में हो जाए तो दूसरा राजयोग। अत्र नृपति द्विवचनांत है, ये भी नृपति नृपतयः द्विवचनांत है। तो राजा होते हैं, माने दो प्रकार का राजयोग हो गया। एक तो प्रथम से हुआ, ये दूसरा। हाँ, फिर कह रहे हैं ये है सेंदौ जीवे मृगमुख गते भूमि तनय, एक प्रकार का राजयोग। सुतुंगस्थौ लग्ने भृगुज ससिजौ अत्र नृपति। सुतस्थौ पंचम स्थान में। वक्रार्की, वक्र माने मंगल, आर्की माने शनि, तो ये कहाँ हो? पंचम स्थान में हो। गुरु शशि सीता चाप हिबुके, गुरु शशि चंद्रमा, सित शुक्र, ये कहाँ हो? हिबुके, हिबुक माने चतुर्थ स्थान में हो। सुतस्थौ पंचम में शनि हो और वक्र मंगल हो, तथा हिबुक माने चतुर्थ में गुरु शशि सितस चापे, बुध गुरु शशि चंद्रमा और सित शुक्र ये चौथे स्थान में हो जाएं। पंचम स्थान में वक्र अर्की मंगल हो जाए और शनि हो जाए, तब बुधे कन्या लग्ने, और बुध कन्या लग्न में हो, तो कन्या लग्न का बुध हो जाए, तब ऐसी स्थिति में अब इसमें सुतस्थो जब कह दिया तो तब कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पंचम स्थान में हो गया है वक्रार की शनि और मंगल, और लग्न हुआ बुध कन्या का, तो कन्या लग्न हुआ। कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, मकर के हो गए वक्र माने मंगल और अर्की माने शनि। और गुरु शशि सितश्चाप हिबुके, चौथे गुरु शशि चंद्रमा और शुक्र। तो अब अगर बुध लग्न में कन्या का हो गया तो कन्या तुला वृश्चिक धनु, धनु के हो रहे हैं गुरु शशि चंद्रमा और सित। तो अब शुक्र चौथे, ये बात अभी पहले ही कहा कि अगर लग्न में कन्या लग्न के अंतिम नवांश में, अंतिम नवांश माने चाहे तो 8वां या 9वां नवांश हो, इन स्थानों में बुध आ जाए, और शुक्र जो जिसको हिबुक का कह रहे हैं, हिबुक में शुक्र आवे, तो यह भी आरंभ के ही अंशों में रहेगा। ये स्थिति बनती है, ऐसा बहुत बार ग्रह स्थिति देखी जाती है। तब ऐसी स्थिति में भी बुधे कन्या लग्ने भवति नृपो न्योपि गुणवान, वो गुणवान राजा होता है। एक अन्य ये राजयोग और हुआ नृपो अन्य राजयोग हुआ, और कैसा राजा होगा? गुणवान, गुणी राजा होता है। तो ये 3 प्रकार के फिर राजयोग बना दिया। अब इसको इस 7वें श्लोक को एक बार फिर दोहरा लें। कहा कि है सेंदौ जीवे मृगमुख गते भूमि तनये, है माने धनु राशि का, सेंदौ इंदु के सहित जीवे बृहस्पति हो, धनु राशि में बृहस्पति और चंद्रमा हो, मृगमुख गते भूमि तनये, और भूमि तनय मंगल मृग के मकर के आरंभ में हो तो राजयोग होता है। अथवा सुतुंगस्थौ लग्ने भृगुज ससिजौ अत्र नृपति, अपने उच्च का होकर के लग्न में हो जाए, भृगुज शुक्र हो जाए, अथवा अपने उच्च का होकर के बुध लग्न में हो जाए, इस स्थिति में राजयोग होगा। सुतस्थौ वक्रार्की, सुतस्थो माने पंचम में वक्रार्की मंगल और शनि हो जाए। गुरु शशि सितश्चाप हिबुके, गुरु
शशि चंद्रमा और सित माने शुक्र, हिबुक माने चतुर्थ स्थान में हो जाए। बुधे कन्या लग्ने, बुध कन्या लग्न में हो तो अन्य नृपो भवति, गुणवान नृपः भवति। एक अन्य राजयोग हुआ, इसमें गुणवान राजा होता है। गुणवान जो राजा का योग बनेगा वो गुणी राजा होगा। ये हो गए 7 श्लोक। 8वें में आइए। 8वां है झसे सेंदौ लग्ने घट मृग मृगेन्द्रेषु सहितै यमारारके यो भूत सखलु मनुजः शास्ति वसुधाम अजे सारे मूर्तौ शशिगृह गते चामर गुरु सुरेज्येवा लग्ने धरणिपतिरन्योऽपि गुणवान। ये भी एक प्रकार का राजयोग है। इसमें फिर 3 प्रकार के राजयोग बताते आ रहे हैं। तो ये झसे सेंदौ, झस माने मीन का, सेंदौ इंदु। और कैसे झस का इंदु हो, झस माने मीन लग्न हो और लग्ने सेंदौ और वो इंदु के सहित हो। चंद्रमा मीन लग्न में बैठा हो और लग्न हो मीन का, चंद्रमा भी स्थित हो। घट मृग मृगेन्द्रेषु सहितै, अब मृगेन्द्रेषु भी कह रहे हैं। घट कहते हैं कुंभ को, घड़ा, और मृग मकर, मृगेंद्र अब सिंह आया। तो घट मृग मृगेन्द्रेषु सहितै, घट में, कुंभ में, मृग मकर में और मृगेन्द्रेषु माने सिंह में। कौन हो? यमारारकैर, यम हो, यम माने शनि, शनि घट में हो, कुंभ का शनि हो जाए। और मृग का हो जाए आर, आर माने मंगल, मंगल हो जाए मृग का, मकर का। फिर कह रहे हैं अर्कई, अर्क माने सूर्य कहाँ हो? मृगेंद्र का, माने सिंह का सूर्य हो जाए। तो अभूत सखलु मनुजः शास्ति वसुधाम, ऐसा राजा बनेगा, राज होगा कि वह मनुजः मनुष्य वसुधाम शास्ति, पृथ्वी पर शासन करेगा। राजा तो शासन करता ही है, माने प्रसिद्ध राजा होगा, बलवान राजा होगा। अब दूसरा फिर योग बता रहे हैं। अजे सारे मूर्तौ, अज माने मेष और सारे कह दिया, तो सारे से वैसे तो अर्थ लगता है कि कुछ और है। सारे संपूर्णता के अर्थ में, हिंदी भाषा में तो अपने लोगों के यहाँ सारे गाली के अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये स अरे हो जाएगा, संधि विच्छेद कर लीजिए। अरे सहितम, अर के सहित, अर माने आर, आर सहिते, तो आर है मंगल और स माने सहित, सारे माने मंगल के सहित। ज्योतिष में सारे कहा जाए तो वो गाली नहीं, सारे यहाँ मंगल के सहित अर्थ हो जाएगा। अजय सारे मूर्तौ, मूर्तौ माने लग्न में, अज हो मेष लग्न हो और वहाँ मंगल के सहित हो। जैसे जैसे सेंदौ लग्ने कहा था, वैसे अजय सारे मूर्तौ कह रहे हैं। मूर्तौ माने लग्न में, अज मेष हो और आरे माने वहाँ मंगल बैठा हो। फिर शशि गृह गते चामर गुरौ, अमर गुरु माने बृहस्पति, शशि गृह गते चंद्रमा के घर में माने कर्क राशि का, कर्क राशि का तो उच्च का बृहस्पति होगा ही, और वो चौथे बैठ जाएगा। मेष लग्न होगी तो कर्क चौथा पड़ेगा और वहां बृहस्पति बैठा हो। सुरेज्य वा लग्ने, अथवा वा माने अथवा, सुरेज्य माने बृहस्पति लग्ने लग्न में आ जाए। धरणिपति रण्योपि गुणवान, तब वह भी धरणिपति होगा। अन्य माने एक दूसरा और राजयोग हुआ। कौन? गुणवान धरणिपति ही, गुणवान राजा होता है। तो इसको फिर से एक बार देख लें। इसमें भी 3 राजयोग आ गए। एक करण झसे सेंदौ लग्ने घट मृग मृगेन्द्रेषु सहितै क्या यमारारकैर यो अभूत। लग्न हो तो मीन का और उसमें आ जाए चंद्रमा, एक शर्त तो ये हुई। दूसरा कह रहे हैं घट यम, शनि जो है घट माने कुंभ का हो, और मृग आर, आर माने मंगल, मृग का मकर का हो जाए, और मृगेन्द्रेषु, मृगेंद्र माने सिंह में, अर्क सूर्य आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो जातक पैदा होगा वो अभूत खलु मनुजः शास्ति वसुधाम, मनुष्यों पर, पूरी पृथ्वी पर ऐसा जो व्यक्ति है पूरी पृथ्वी का शासक होगा, राजा होगा। अब दूसरा योग कर रहे हैं। अजय सारे मूर्तौ,
अजय माने मेष राशि, मेष लग्न हो, मुहूर्तो माने लग्न, और आरे सहिते माने मंगल के सहित मेष राशि में मंगल स्थित हो। फिर शशिगृह गते चामर गुरु, अमर गुरु माने बृहस्पति, शशिगृह गते कर्क का हो जाए तो दूसरा ये राजयोग हो जाता है, इसमें भी उत्पन्न जातक राजा हो जाएगा। अब तीसरा फिर कह दिया कि सुरेजे वा लग्ने माने लग्न में सुरेज माने बृहस्पति हो जाए, कर्क के हे बृहस्पति लग्न में आ जाए और मेष का मंगल रहे, तब ऐसी स्थिति में भी सुरेजे वा लग्ने धरणिपति रण्योपि गुणवान, इसमें भी धरणिपति माने राजा होने का योग होता है। ये हो गए 8 श्लोक, और ये 4-5 श्लोक या 6 श्लोक शिखरणी छंद में इसको सुनाया आचार्य वराहमिहिर ने। यद्यपि मैं श्लोक को सस्वर नहीं उच्चारण करता, लेकिन शिखरणी छंद देखने पर दीक्षित जी का स्मरण होता है, इसलिए हम भी कभी गुनगुना लेते हैं। इसलिए स्वर भले ही उच्चारण ठीक न रहा हो, पर शिखरणी के कारण हमने भी गुनगुना लिया। अब आगे देखें 9वें श्लोक में, अब यहाँ से शिखरणी छंद समाप्त हो गया। अब सामान्य छंदों में आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं। 9वां श्लोक देखें, कार्यकिणी लग्ने तस्थे, एक विशेष प्रकार का अब राजयोग बता रहे हैं। कार्यकिणी लग्ने तस्थे जीवे, कर्क माने कर्क लग्न हो, तस्थे जीवे वहां बृहस्पति स्थित हो, जीव माने बृहस्पति। और चंद्रसित ज्ञ राय प्राप्त ही है, इसमें जो चंद्रमा सित माने शुक्र और ज्ञ माने बुध, ये आय प्राप्त ही आय स्थान में चले गए हों, माने लाभ स्थान में बैठे हों। तो मेष गते अर्के, और मेष गत अर्क माने सूर्य हो, सूर्य मेष राशि में चले जाएं, सूर्य मेष के हो जाएं, कर्क लग्न हो, वहां बृहस्पति बैठा हो, लाभ स्थान में चंद्र सित ज्ञ बुध, चंद्रमा शुक्र और बुध बैठे हों, तब ऐसी स्थिति में जातम विन्द्यात, जातक को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? विक्रम युक्तम पृथ्वीनाथम, विक्रम युक्त माने पराक्रम युक्त पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का स्वामी माने राजयोग समझना चाहिए। एक ही यहाँ राजयोग बताया कि कर्क लग्न हो, उसमें गुरु बैठ जाए, चंद्रमा शुक्र बुध एकादश स्थान में आ जाए, तथा मेषे अर्के गते मेष राशि का सूर्य भी आ जाए, तब ऐसी स्थिति में जातम विक्रम युक्तम पृथ्वीनाथम विन्द्यात, इसमें पराक्रम युक्त पराक्रमी राजा समझना चाहिए। माने ऐसा राजयोग होगा जो अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। एक और, अच्छा इसको फिर, ये तो आसान है लेकिन फिर से एक बार देख लें। 9वां श्लोक, कार्यकिणी लग्ने तस्थे जीवे, कर्क लग्न हो, उसमें बृहस्पति बैठा हो, चंद्रसित ज्ञ, चंद्रमा शुक्र और ज्ञ माने बुध आय स्थान को प्राप्त हुए हों, मेष गते अर्के, मेष राशि का अर्क माने सूर्य हो, तो जातम जातक विक्रम युक्तम पृथ्वीनाथम विन्द्यात, पराक्रम युक्त पृथ्वीनाथ माने राजा होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब 10वां श्लोक कह रहे हैं, इसको देखें। कह रहे हैं मृग मुखे अर्क तनयस तनु संस्था, मृग मुखे, मृग माने मकर के मुख माने प्रारंभ में ही, अर्क तनया शनि, अर्क तनया माने शनि, तनु संस्था लग्न हो मृग का मकर का, और आरंभ में ही वहां शनि बैठा हो, क्रिय कुलीर हरयो अधिप युक्ता, क्रिय क्रिय माने मेष और कुलीर माने कर्क, हरय हरि, हरि हरि हरय, और यहाँ बहुवचन में प्रयोग किया क्योंकि क्रिय 1 कुलीर 2 और हरय हरि, तो 3 हो गए, इसलिए क्रिय कुलीर हरय कह दिया। हरि जो है यह तो 13 अर्थ हम कहते ही हैं शुरू से, ये अमरकोशकार ने कहा है, ये मानिलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु बाजिसु सुकाहि कपि भेकेशु हरिर्ना कपिलेत्रिषु, तो यहाँ हरि का अर्थ सिंह हो जाएगा, विष्णु भी होता है लेकिन यहाँ सिंह अर्थ करेंगे। तो क्रिय माने कर्क मेष में, कुलीर माने कर्क में, और हरि माने सिंह राशि में कौन हो? अधिप युक्ता, ये स्वामी युक्त हो। कौन? कहा हरय माने अधिप युक्ता, उनके स्वामी, तो क्री मेष का स्वामी मंगल मेष में, कुलीर कर्क में चंद्रमा,
और हरयः माने सिंह में सूर्य स्थित हो जाए। और अर्क तनय कहाँ हो माने शनि, ये मृगमुख में हो, लग्न हो मृगमुख मकर का, उसमें शनि हो। क्री का उसका स्वामी मेष का मंगल हो, कुलीर का स्वामी कर्क का चंद्रमा कर्क में हो, और हरयः सिंह का स्वामी सूर्य सिंह में हो। तो एक प्रकार का राजयोग हो गया। दूसरा मिथुन तौल सहितो बुध शुक्रौ। अच्छा, एक ही प्रकार का राजयोग है, इसमें ये तो हो, उसके बाद ये नीचे की लाइन का भी इसमें ही संयोग करेंगे, दूसरा राजयोग नहीं है। मिथुन तौल सहितो बुध शुक्रौ, और बुध शुक्र को कह रहे हैं मिथुन और तौली, मिथुन के हों तुला के हों। अब ये मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला पांचवी राशि हो जाएगी, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बुध शुक्र में कोई एक मिथुन में हो जाए, दूसरा तौल माने तुला में नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। इतनी दूरी कभी बुध शुक्र की नहीं हो सकती, ये बिल्कुल निश्चित है। तब अर्थ क्या करना होगा? अर्थ ये करना होगा कि मिथुन का बुध हो जाए, अथवा कर लेने से बात बन जाएगी, अथवा शुक्रौ तौले, शुक्र तुला का हो जाए। चाहे शुक्र तुला का हो जाए अथवा बुध मिथुन का हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चूंकि कन्या को पहले कहाए हैं, नहीं कहा है, तो यहाँ जो मिथुन कहा, अगर कन्या तौल सहितो बुध शुक्र कहते तब तो दोनों बात संभव हो जाती, लेकिन मिथुन सीधे से कहा जा रहा है, तो ये दोनों को एक साथ कह देने से चूंकि ये असंभव है, इसलिए इसको इसी रूप में कहना होगा कि मिथुन का या तो बुध हो अथवा तौली तुला का शुक्र हो। यदि ये स्थिति पड़ी हो तब जानना चाहिए पृथ्वीयसा पृथ्वी सह, पृथ्वीयसा माने जिसके बहुत यश हैं, बहुत यशस्वी, परम यशस्वी, पृथ्वी माने राजा होगा। पूरे का एक बार एक श्लोक और देख लें। कह रहे हैं कि मृग मुखे अर्क तनयस तनु संस्थः, तनु माने लग्न में, मृग मुख माने मकर लग्न का, अर्क तनयः शनि, मुख माने आरंभ में ही हो, माने इसको पूर्वार्ध में कहते चले। जहां मृग मुख आवे वहां अब पूर्वार्ध अर्थ ही ग्रहण करना इसलिए ठीक है कि मुख का अर्थ तो यद्यपि आरंभ है, लेकिन चूंकि दो इसका जो अंतर किया जा रहा है वो या तो नर राशि का हो और या जलचर का, तो नर राशि को कहना होता है तो मृग मुखे ही कहते हैं। तो मृग मुखे मकर राशि के आरंभ में माने पूर्वार्ध में अर्क तनय शनि तनु संस्थ लग्न में स्थित हो। फिर क्रिय कुलीर हरयो अधिपयुक्ता, क्रिय माने मेष, कुलीर माने कर्क, हरे माने सिंह, ये तीनों राशियां अपने अधिप से अपने स्वामियों से युत हों। तब मिथुन तौल सहितो बुध शुक्रो, शुक्र या बुध मिथुन का हो अथवा शुक्र तुला का हो, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी यशाह बहुत अधिक यश वाला परम यशस्वी पृथ्वी सह राजयोग होता है। ये 10 श्लोक हो गए। अभी एक श्लोक हो सकता है, तो फिर 11वें श्लोक पर भी ध्यान दे दें। 11वां श्लोक है सोच संस्थे बुधे लग्ने भृगौ मेषु रणाश्रते सजीवे स्ते निशानाथे राजा मंदारयो सुते। सोच संस्थे बुधे लगने, बुध लग्न में हो और अपने उच्च का हो, तो बुध अपने उच्च में कन्या में होता है, कन्या लग्न हो और उसमें बुध स्थित हो। भृगौ जो भृगु माने शुक्र है, मेषु रणाश्रते, मेषु रण माने 10वें स्थान में हो, तो 10वें स्थान माने फिर मिथुन राशि हो जाएगी। मिथुन के शुक्र हो सकते हैं, ये आश्चर्य नहीं है। मिथुन का शुक्र अंतिम नवांश की ओर हो, अंतिम अंशों की ओर, तो कन्या लग्न का बुध हो सकता है। तो कन्या लग्न में बुध हो और शुक्र 10वें स्थान में स्थित हो। सजीवे स्ते निशानाथे, और सजीवे जीव के सहित बृहस्पति के सहित, निशानाथे माने चंद्रमा, अस्ते अस्त माने 7वें स्थान में आ जाए। राजा मंदारयो सुते, अभी और एक बात कहा कि मंदारयो, मंद और अरयः, मंद का अर्थ है शनि, और आर मंदारयो, आर माने मंगल, तो शनि और मंगल सुते माने पंचम में चले जाए। तो यहाँ अगर कन्या है
तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर के मंगल शनि हो जाएं, भृगु मेषूरण आश्रते, और दशम माने मिथुन का शुक्र आ जाए, तथा उच्च का बुध हो कन्या का लग्न में हो जाए, और सजीवे अस्ते निशानाथे, निशानाथ बृहस्पति के साथ, चंद्रमा बृहस्पति के साथ सप्तम में आ जाए। तो अगर कन्या है तो मीन के हो जाएंगे, मीन के सप्तम में चंद्रमा और बृहस्पति हो जाएं। मंदारयो सुते, पंचम में मंद शनि और आर मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में राजा हो जाता है। यहाँ तक 11 श्लोक हो गए। इन 11 श्लोकों में अभी कहीं न कहीं से उच्च के ग्रहों को लिया है, माने जो भी राजयोग बनाया है उन किसी एक में जरूर उच्च का कोई ग्रह ले लिया, बिना उच्च के ग्रह के अभी तक चर्चा नहीं किया। भले ही एक ही ग्रह उच्च का हो उसको राजयोग में बनाया, लेकिन अब जो है आगे जो कहेंगे उसमें अब उच्च के ग्रहों की आवश्यकता नहीं, बिना उच्च के ग्रहों को भी लेंगे। कहीं कोई उच्च के ग्रह की आवश्यकता होगी तो उसको भी बताएंगे। और यहाँ से जो आगे योग बता रहे हैं वो तो अब आज समय नहीं है, 12वें श्लोक से कल से शुरू करेंगे। इतना जरूर कह दिया कि अपि खग कुल जाता मानवा राज्य भागा। ये अभी तक जितना हमने योग कहा है ये खग कुल, खग नहीं खल कुल जाता। खल माने छोटा, नीच, निम्न, निम्न कुल का व्यक्ति भी, सामान्य बहुत अति सामान्य परिवार में, दासी सुजात क्षितिपाल तुल्य, दासी का भी बेटा होगा, कहीं सेविका का भी, कहीं सामान्य कुल में पैदा हुआ वो भी राजा होगा। ये जो योग अभी तक बताए गए, इसीलिए उच्च की प्रधानता यहाँ दी। लेकिन अब जो बताएंगे उसमें सामान्य योगों में कैसे व्यक्ति राजा होता है या राजा के समकक्ष होता है और राजा के यहाँ पैदा होने वाला राजा ही हो जाता है। तो ये बात अब 12वें को कल से आरंभ करते हैं। और आज बस इतना ही। आप सभी लोगों के प्रति धन्यवाद, सबके प्रति मंगल कामना, सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें और हमारा साथ बृहद जातकम में इसी प्रकार देते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शुभम भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु ज्योतिषम्। धन्यवादः।